Okay, so there are two type of public limited company. One is unlisted, the other is listed. Clear about this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now coming to Yes, listed. sir. अब लिस्टिंग करनी है, इसका मतलब क्या है? You are going to actually get your company listed on stock exchange. Okay, इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE एंड BSE. ठीक है, ये दो मेजर है. इसके अलावा NSE और BSE ने एक SME एक्सचेंज भी खोल के रखा हुआ है. तो स्टॉक एक्सचेंज के दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है SME स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, और NSE और BSE दोनों के हैं. NSE का जो स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम है एमर्ज, और BSE का SME एक्सचेंज है. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो SME स्टॉक एक्सचेंज होता है. SME स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैपिटल, जो कम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली कंपनी है, वो अपने आप को SME स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हैं. और नॉर्मल स्टॉक में जब जाओगे तो हाई कैपिटल वाली कंपनीज जाती है वहां पर. ठीक है, क्लियर है ये अब तक? सर ये अभी क्या बताया आपने, वो नॉर्मल कहाँ पे कर सकते हैं? वो नॉर्मल मतलब बड़ी कंपनीज जो होती है वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE पे लिस्ट होती है. ठीक है, और SME स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो कंपनी अभी तक बहुत बड़ी नहीं हुई है, वो छोटी है. ऑलराइट, अब छोटी कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि छोटी कंपनी में मैनिपुलेशन बहुत सारी हो सकती है. तो इसके लिए सेबी ने एक अलग एक्सचेंज बनाई है, SME स्टॉक एक्सचेंज. इसमें NSE की जो स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम है एमर्ज, और BSE का है BSE SME एक्सचेंज. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज होती है वो इधर लिस्ट होती है, एमर्ज और SME एक्सचेंज में. कुछ खाली SME एक्सचेंज में होती है BSE की, कुछ NSE के प्लेटफॉर्म पे ही होती है, कुछ दोनों जगह होती है. बिकॉज जब भी एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है तो उसको एक्सचेंज को पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है, क्लियर है अब तक? सर SME का फुल फॉर्म क्या है? किसका? SME फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. क्लियर? ऐसे है ना, अगर कुछ भी इशू हो कोई टेंशन नहीं. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ व्हाट हैपेंस, मैं अभी फिलहाल SME को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं. फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मेन एक्सचेंज है हमारी NSE और BSE, वहां पर कामकाज कैसे चलता है. हाउ कैन अ नॉर्मल कंपनी गेट लिस्टेड ऑन दीज एक्सचेंज. ठीक है, तो हमको क्या समझना है? पहले हमको समझना है हु आर दी पार्टिसिपेंट्स. तो एक्सचेंज के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? मतलब जब एक कंपनी लिस्ट होती है तो एक जन जाकर लिस्टिंग नहीं कर सकता कि जितेंद्र आप अपना गए और जाकर लिस्टिंग कर दिया, ऐसा नहीं होता. सो देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ओके, जो IPO का प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जो IPO का प्रोसेस है इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोग चाहिए, तो ये होता है. तो सबसे पहला पार्टिसिपेंट है हमारी कंपनी, खुद कंपनी. ठीक है, जो कंपनी अपने आप को लिस्ट करना चाहती है, दैट इज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट. अब ये कंपनी सपोज जूते बनाने में बेटर है या शर्ट बनाने में बेटर है. ऑलराइट, ये कंपनी को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है. ऑलराइट, तो ये क्या करती है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है. ये इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोलती है कि यू हेल्प अस टू लिस्ट आवर कंपनी ऑन NSE एंड BSE. ओके, तो द सेकंड पार्टिसिपेंट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, अब से जितने भी अपॉइंटमेंट्स करने हैं, जितना भी IPO का प्रोसेस होगा, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर करेगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है इस IPO का ध्यान रखना. ओके, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी जो कोर टीम है उससे भी काम कराता है और कुछ चीजें वो आउटसोर्स करता है. तो कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर विल नीड अ CA, तो वो तो कंपलसरी, CA के बगैर इतना बड़ा काम तो होने ही नहीं वाला. दे विल आल्सो नीड लॉयर्स. ये सब का जो अपॉइंटमेंट्स है
ठीक है, ये सब अपॉइंटमेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर ही करने वाला है, ठीक है। ही विल नीड अ मार्केटिंग एजेंसी टू एडवर्टाइज अबाउट दिस ब्रांड, दिस कंपनी, बिकॉज बहुत सारे B2B वाले तो तुम जानते हो, सॉरी B2C वाले तो तुम जानते हो ब्रांड्स को, बट बहुत सारे B2B वाले ब्रांड्स को तुम शायद नहीं जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए फॉर गर्ल्स गो कलर्स, ओके, जो लेगिंग्स का ब्रांड है, ऑलराइट, इट इज अ वेरी फेमस ब्रांड, because it is a B2C wala brand, you must be knowing about it, but in many cases we may not understand what is the business model of IndiaMart, because वो तुम तक पहुंचता ही नहीं है, you are not a consumer, ठीक है। IndiaMart as a website is B2B website, alright, तो हमको नहीं पता, तो ये चीज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए they also require marketing agency, जो प्रिंट मीडिया या न्यूज चैनल वगैरह में डील करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद में लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन इज नीडेड, तो मीडिया से कनेक्ट करना, जैसे बहुत सारे बिजनेस न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर्स है, वहां पर इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, तो वो सब कनेक्शन का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर इज गोइंग टू चार्ज अ फी फ्रॉम द कंपनी टू गिव दिस सर्विसेज, ये सब पीछे की सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंकर प्लान करेगा, ठीक है। तो मीडिया से रिलेशन बनाना वगैरह। अब क्योंकि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर स्टॉक एक्सचेंज का भी एग्रीमेंट, तो स्टॉक एक्सचेंज से भी उनको बात करनी पड़ती है कि हमको अपने आप को आपके एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, ओके। तो स्टॉक एक्सचेंज जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनको बोलती है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ वगैरह वगैरह। विल सी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या है, फिलहाल हम पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए, सपोज उस कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और कंपनी को चाहिए कि मुझे 200-300 करोड़ का कैपिटल मिल जाए, ठीक है। अब ये 200-300 करोड़ रुपया कौन उनको देगा, तो ये तो इन्वेस्टर देने वाले, ठीक है। अब इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इन्वेस्टर एज अ होल इन्वेस्टर क्लास देने वाली है। बट जो कंपनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकर को एक बहुत बड़ा फी दे रही है, 2 to 4%, इट कैन बी 0% ऑल्सो इन सम केसेस, बट 0.1% से लेकर 4% तक फी लेती है इन्वेस्टमेंट बैंकर। 100 करोड़ के आईपीओ में अगर 4% का फी है, ठीक है, तो 4 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट बैंकर को मिलने वाले, ऑलराइट। बट बड़े आईपीओ जब होते हैं 1000 करोड़ के, 5000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, उन आईपीओ की फी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो थोड़ी कम भी ले सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, एंड ऑल्सो दे हैव टू अग्री टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके डॉक्यूमेंटेशन सीए और लॉयर इनको बना के देते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो पार्टिसिपेंट, एंड एक्चुअली इफ यू सी ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन दिस आईपीओ प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में है आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। जो भी लोग लिख रहे हैं वो फुल फॉर्म भी लिख लें, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ऑलराइट। और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सब जगह चाहिए, जो भी फाइनेंस का काम करेगा उसको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट चाहिए। जो भी आईपीओ का काम होता है, बिकॉज इट इज डीलिंग विद मनी एंड लॉट ऑफ मनी, तो इसके लिए देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ जगह पे मैनिपुलेशन हो सकती है फ्रॉम द कंपनी साइड और इन्वेस्टमेंट बैंकर साइड, इसलिए देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, सॉरी आरटीए। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट डू ऑल द पेपर वर्क एंड ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द आईपीओ, ठीक है। तो जब भी तुम एक आईपीओ के पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखोगे उसमें तुमको आरटीए का नाम तो 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब एज आई टोल्ड यू, कंपनी इज गोइंग टू स्पेंड 4 करोड़ और कंपनी इज गोइंग टू गिव 4 करोड़ टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है वो अरेंजमेंट ऑफ अंडरराइटर्स। Either they themselves will become underwriter, but अगर आईपीओ थोड़ा बड़ा है तो they will require help from other investment banks also. ये अरेंजमेंट करने का काम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर और अंडरराइटर जो तुमको दिख रहे हैं अलग अलग, बहुत जगहों पर इनको सेम तरीके से लिस्ट किया जाता है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर स्लैश अंडरराइटर भी बोल सकते हो। बेसिकली these people give guarantee to the IPO, ठीक है। कि अगर सपोज इन्वेस्टर को ये कंपनी पसंद नहीं आई, ऑलराइट, तो हो बिकॉज मेरा तो 4 करोड़ खर्चा हो गया है, आई नीड 100 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर विल गिव गारंटी। अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकर और अंडरराइटर जो भी है, अंडरराइटर रादर उनको एक्चुअली अंडरराइटिंग बोलते हैं, मतलब हम लोग अंडरराइट कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इफ दिस आईपीओ इज नॉट सक्सेसफुल देन वी विल टेक केयर ऑफ द आईपीओ विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन। वो केस टू केस बेसिस पे
अलग भी हो सकते हैं, बट अंडरराइटर का मेन काम है कि अगर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बेसिकली जो प्राइसिंग पार्ट है वो अंडरराइटर को ध्यान रखना है कि वो प्राइस इतना ज्यादा नहीं बता दे कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही ना करे, ठीक है, और इतना कम नहीं बता दे कि कंपनी के पास 100 करोड़ ही नहीं आए। तो दे हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, एंड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। सो अंडरराइटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट, एंड ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज एंड इक्विटी मार्केट, तो सेबी का रोल तो आएगा ही। अब सेबी का रोल क्या है वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन आईपीओ। ऑलराइट, उसके बाद में बिकॉज वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ मनी वी ऑल्सो नीड बैंकर फॉर द आईपीओ, ठीक है। अब बैंकर के दो काम होते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मनी, वी आर टेकिंग इन्वेस्टर्स मनी इन आवर अकाउंट, ऑलराइट। तो याद रखना जब भी तुम आईपीओ में बैंकिंग की बात करो, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो, ओके। द फर्स्ट थिंग इज कि हर बैंकर हर एक आईपीओ के लिए एक एस्क्रो अकाउंट खोलता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ऑल फुल फॉर्म नहीं, मीनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट आर अकाउंट व्हिच आर ओपन फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। अब स्पेशल पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, बट अभी के लिए हमारा जो पर्पस है वो है आईपीओ का प्रोसेसिंग के लिए एस्क्रो अकाउंट शॉर्ट टर्म के लिए खुलेगा, ओके। लोग अपना पैसा देंगे, इस अकाउंट में जाएगा, और अगर किसी को रिफंड देना है तो रिफंड भी इसी अकाउंट से रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर का पैसा है वो इस अकाउंट में रहता है, जिसमें ना तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है ना तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेबी ने ऐसा दिया है कि उन्होंने कुछ बैंक्स को बोला है कि इफ यू कैन प्लीज गिव असबा फैसिलिटी टू योर क्लाइंट्स और टू योर अकाउंट होल्डर्स। असबा का फुल फॉर्म, मैं अगर फास्ट हूं तो मुझे रोक देना, ठीक है। असबा का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें तुम अपने सेविंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डायरेक्ट आईपीओ में, ओके, बट पैसा तुम्हारे अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए थे और एक आईपीओ था जो 14,000 रुपए का था, ऑलराइट। अब तुमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट 14,000 रुपीज, क्योंकि आईपीओ का प्रोसेस होने को 6 से 7 दिन लगते हैं, तो 7 दिन का भी तुमको इंटरेस्ट क्यों खोना है, सेविंग अकाउंट पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो व्हाई शुड वी लीव दैट इंटरेस्ट ऑल्सो। तो व्हाट यू कैन डू इज प्रोसेस द आईपीओ वाया असबा फैसिलिटी। अब तुम जब भी कोई न्यूज़पेपर खोलोगे और जब भी कोई आईपीओ की बात होगी, उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि दिस आईपीओ इज सपोर्टेड वाया असबा फैसिलिटी। असबा फैसिलिटी मींस एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब योर अकाउंट हैज 20,000 रुपीज और 14,000 रुपया तुमने ये कर दिया, 6 दिन 7 दिन जो भी टाइम फ्रेम होगा, अप्रॉक्स 6 डेज का होता है, ऑलराइट। 6 डेज तक 14,000 रुपीज विल बी फ्रीज्ड इन योर अकाउंट, विल बी ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट, ठीक है। अब सपोज इन 6 दिनों में तुमने 10,000 का एक चेक दे दिया किसी को, और उसने ये 10,000 का चेक लगा दिया इस अकाउंट के थ्रू, इस अकाउंट में, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा, बिकॉज इवन दो यू हैव 20,000 रुपीज, पर उसमें से 14,000 रुपया ब्लॉक्ड है या फ्रीज्ड है, ओके। तो यू कैनॉट यूज दिस 14,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 6 डेज, बट यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दिस। तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा टोटल 20,000 पे, ठीक है, इंटरेस्ट तुमको मिलता रहेगा। क्लियर अबाउट दिस? सर एक डाउट है, एक एस्क्रो अकाउंट का कुछ ये है क्या कि सिर्फ प्राइवेट बैंक में खोलना चाहिए या कोऑपरेटिव बैंक में खोलना चाहिए? मोस्टली बड़े बैंक में इन लोग खोलते हैं, बिकॉज सब जगह पहले क्या होता था, आईपीओ में तुम चेक से भी कर सकते थे पेमेंट, ओके। तो इन लोग बड़े बैंक में इसलिए एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी इसलिए खोलते थे, कोटक हो गया इसलिए खोलते थे। एस्क्रो अकाउंट में अकाउंट इसलिए खोला जाता था क्योंकि लोग आके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं उसमें, ठीक है। एक बार तुम्हें वीडियो बना तो सही किधर है मैम ये? साक्षी प्लीज टेक केयर, ओके। सो ये जो असबा फैसिलिटी है, सॉरी ये जो एस्क्रो अकाउंट है, ये नॉर्मली बड़े बैंक्स के साथ ही खोला जाता था, जिससे लोग है ना एक एप्लीकेशन फॉर्म और चेक लाकर भी डिपॉजिट कर सकते थे। बट जो भी पैसा एस्क्रो अकाउंट में गया वो सेविंग अकाउंट से निकल के एस्क्रो अकाउंट में गया। बट अगर तुमने असबा से किया है, असबा फैसिलिटी यूज किया, फैसिलिटी में क्या होता है, पैसा जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में ही रहेगा। अब 6 डेज बाद दो चीज हो सकती है, ठीक है, या तो उसको अलॉटमेंट मिलेगा, ओके, या तो नहीं मिलेगा,
अलॉटमेंट यस या तो नो होगा। अगर उसको अलॉटमेंट मिल गया तो ये जो 14,000 रुपए उसके अकाउंट से कट जाएगी, फिर चले जाएंगे, फिर जाएंगे किधर, एस्क्रो अकाउंट में, और एस्क्रो अकाउंट के बाद वो कंपनी के पास जाएंगे। ठीक है, अगर ये नो हुआ तो ये जो फ्रीज अमाउंट है ये अनफ्रीज हो जाएगा। सर फिर प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा ही नहीं ना अभी? अलॉटमेंट मैंने सिखाया नहीं है तो फिलहाल उस पर अपन बाद में जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग पार्टिसिपेंट पे। ऑलराइट, नाउ तो बैंकर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है ब्रोकर। मैं एक नीचे लिख रहा हूं बिकॉज बैंकर में थोड़ा ज्यादा चीजें थी। ठीक है, उसके बाद है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स अगेन जो तुम्हारा जीरोडा, एंजल ब्रोकिंग, ये लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं तुमको कि तुम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सको। ठीक है, सो वेरियस ब्रोकर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 participants in an IPO. अंडरराइटर का काम है गारंटी देना, आरटीआई का काम है टू लुक आफ्टर ऑल द पेपर वर्क, और आजकल डिजिटल हो गया तो अभी वो डिजिटल वर्क हो गया है। ऑलराइट, बाकी मीडिया रिलेशन, सीए, लॉयर का अपना अपना काम है, वो थोड़ी देर बाद तुमको पता चल जाएगा कि उनको बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली इन्वेस्टर तक ये न्यूज पहुंचाती है। मीडिया अगेन सिमिलर चीज, इंटरव्यू वगैरह लेना, वो सब करते हैं। ठीक है, सेबी का काम है टू सी टू इट के जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने फॉर्म किए इंडिया में, क्योंकि इंडिया के रूल्स और बाहर के रूल्स थोड़े अलग है। ओके, उनका देखना। बैंकर का काम मैंने बोल दिया तुमको। ब्रोकर का काम गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर आईपीओ। ठीक है, सर एक क्वेरी है। हाँ सर अंडरराइटर्स का काम होता है अगर इश्यू सब्सक्राइब नहीं हुआ हो तो उसको सब्सक्राइब करना, तो इसमें उनका बेनिफिट क्या होता है इसमें? उनको तो फीस मिलती है, पर अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो अंडरराइटर को पैसा देकर वो शेयर्स खुद अपने पास रखने पड़ेंगे। एक्चुअली आईपीओ का प्रोसेस अब भी ऐसा हुआ है। पहले के जमाने में क्या होता था, अंडरराइटर ये शेयर पहले ही खरीद लेते थे कंपनी से और फिर अपने हिसाब से वो शेयर को डाइल्यूट करते थे धीरे धीरे। ठीक है, ओवर द टाइम क्या हुआ, आईपीओ डायरेक्ट आने लग गए कि डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास पहुंच जाते। तो अंडरराइटर तो पहले से ही थे, ये सब तो बाद में आए हुए। ठीक है, ये सब क्यों आए, क्योंकि सेबी ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए इंडिया में। बिकॉज इंडिया के इन्वेस्टर एज यू नो, हमारे इधर कॉन्सेप्ट बाद में आता है, स्कैम पहले बन जाता है। ठीक है, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर आवर पीपल। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सो पार्टिसिपेंट्स, कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सीए, लॉयर, मार्केटिंग एजेंसी, मीडिया, स्टॉक एक्सचेंज, आरटीए, अंडरराइटर, सेबी, बैंकर एंड ब्रोकर्स। ठीक है, दीज आर द 12 पार्टिसिपेंट्स इन एन आईपीओ। जो आईपीओ आता है तो तुम सोचो कितने डिपार्टमेंट में कितने लोगों को जॉब लगती है। एक कंपनी का आईपीओ में इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, और ये एक एक डिपार्टमेंट है। मतलब सीए को, एक सीए से काम नहीं होने वाला है, कम से कम 10 सीए, 5 सीए लगेंगे, क्योंकि इनको बहुत काम होता है। लॉयर को एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो वो भी 500 से 700 पेजेस का होता है, और उसमें लिखी हुई हर एक चीज की वैल्यू होती है। हमारे एग्जाम के पेपर के जैसा नहीं है ये कि हम कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो एवरी वर्ड हैज इट्स ओन वैल्यू, सबके टर्मिनोलॉजीज क्लियर करने होते हैं, तो ये लॉयर का काम है। तो एवरी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एजेंसी में क्रिएटिव डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मीडिया सेलिंग एंड बाइंग डिपार्टमेंट होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन सो मेनी जॉब्स आर देयर इन फाइनेंस। ये तो सिर्फ आईपीओ मैंने बताया है, इसमें अगेन मर्जर एंड एक्विजिशन, सेल्स, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर का एक सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। वो क्या करते हैं, उनका काम है कंपनी ढूंढ के लेके आना जो आईपीओ के लिए रेडी है। ठीक है, तो फिर कंपनी, कौन सी कंपनी आईपीओ लेके आएगी, तो वो हमको समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ आईपीओ। ठीक है, प्रोसेस में एकदम सिंपल है। ठीक है, ये जो कंपनी है, दे विल अपॉइंट अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैं आईबी लिख रहा हूं खाली। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट बैंकर विल हायर अ टीम। ठीक है, ये टीम क्या करेगी, with the help of the company, they will make a document. This document is called DRHP. तुम प्रोसेस समझ लो, तुमको बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, लिख के रखो। ठीक है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस समझ लो, तुमको फ्यूचर में बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, DRHP का मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नाउ when you joined your undergraduate college or when you joined your So can you postgraduate please repeat the full form again?
ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये ड्राफ्ट क्यों है? क्योंकि ये रियल डॉक्यूमेंट नहीं बना है। जैसे तुम एक मेल बनाते हो, वो पहले ड्राफ्ट में चला जाता है, अगर तुम उसको सेंड नहीं करते हो तो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सीए और लॉयर बनाते हैं, और मैं तुमको बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, कैसा होता है। ओके, सो DRHP, ओके, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये डॉक्यूमेंट में अब जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तुमको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक प्रोस्पेक्टस आया होगा तुम्हारे कॉलेज से, उसमें लिखा हुआ था कॉलेज ने क्या क्या अच्छे काम किए। नाउ बिकॉज दैट इज नॉट अ रेगुलेटेड प्रोस्पेक्टस, इसलिए खाली कॉलेज की बड़ाई लिखी होती है, उसमें कभी नहीं लिखा होगा कि 27% जो लोग फाइनेंस में थे उनको मार्केटिंग में जॉब मिला। ठीक है, उसमें कभी नहीं बताएगा कि HR के लोगों ने खुद ही गिव अप कर दिया जॉब लेने से, तो हम लोग ने वो भी 100% प्लेसमेंट में डाल दिया। ठीक है, एक्साइटर। बट अगर ये एक रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट है तो इसमें सिर्फ कंपनी की अच्छी बात नहीं, कंपनी की बुरी बात भी होगी कि कंपनी के अगेंस्ट कितनी केसेस चल रहे हैं। होता है, बड़ी कंपनी, जब एक कंपनी बड़ी बनती है तो कभी कभी कुछ चीजों को वो कैंसिल आउट कर देती, कभी इनकम टैक्स सही नहीं भरती, कभी GST सही नहीं भरती है, तो गवर्नमेंट के साथ भी उनकी मनमुटाव होते हैं जो कोर्ट में सेटल होते हैं बाद में। ठीक है, दीज आर नॉट बिग क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स आर नॉट ए वेरी बिग क्राइम्स के हर बार तुमको जेल ही जाना पड़ेगा, तुम लोग फाइन भर के भी निकल सकते। ठीक है, सो और फिर हो सकता है कि कोई तो क्लाइंट ने ये कर दिया है, क्लाइंट ने क्या बोलते हैं, केस कर दिया है कि तुम्हारा प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट थे, तो वो क्लाइंट का एक केस चल रहा है। कुछ CEO ने कुछ गड़बड़ करके गए थे, अभी CEO चेंज हो गए, बट प्रीवियस मैनेजमेंट टीम में कुछ लोगों ने गड़बड़ करके गए थे, तो उनके पेमेंट्स ड्यू हुए तो वो क्लियर करने हैं। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में 99% चीजें तुमको मिल जाएगी, जो भी तुमको उस कंपनी के बारे में जानना है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका रिस्क क्या है। अभी फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक्सट्रीम चीज बोल रहा हूँ, पेटीएम का जब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आया, तुमको पता रिस्क टू द IPO में क्या लिखा था कि वी मे नॉट बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 10 years। ठीक है, वी आर कंपीटिंग, रिस्क टू पेटीएम, वी आर कंपीटिंग विद बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। वो भले अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, दे आर कंपीटिंग विद ऑलमोस्ट एवरीबडी, दे आर कंपीटिंग विद n नंबर ऑफ पीपल एट वन पॉइंट। पेमेंट में भी वो लोग अमेजोन को भी बीट, अमेजोन पे भी है, फोन पे भी है, उनसे कर रहे हैं। जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है उसमें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है ही है। जो हमारा टिकट बुकिंग, जो हमारा फ्लाइट टिकट बुकिंग है, तो उसमें मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया, और 100 वेबसाइट होगी, वो लोग से इन लोग compete कर रहे हैं। तो दे आर कंपीटिंग विद लॉट ऑफ पीपल। तो ये रिस्क है उस बिजनेस के लिए कि इतने कॉम्पिटिटर है कि हमारा बिजनेस मॉडल जीरो भी हो सकता है कभी भी। पेटीएम कैन बिकम जीरो इन लाइक 10 days ऑल्सो। जिस दिन उसका कैपिटल खत्म हो उस दिन वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली लूजिंग मनी। ठीक है, तो वन ऑफ द रिस्क इज कि आगे हम लोग को इन्वेस्टर ने सपोर्ट नहीं किया तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर अभी मैं तुमको एक दूसरा कंपनी का बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी मोंटी कार्लो। ठीक है, तो इसका रिस्क टू द बिजनेस क्या था? जब हम लोग ने रिस्क का वो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर शिप रिलेटेड कोई डिजीज आ गई इंडिया में, देन इट विल अफेक्ट देयर बिजनेस। ठीक है, क्योंकि मोंटी कार्लो का मेन बिजनेस है वुलन क्लोथ्स बनाना, तो शिप रिलेटेड कोई डिजीज आ गई तो वुल का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन इट कैन अफेक्ट द कंपनी। तो इतना एक्सट्रीम भी इन लोग लिख कर देंगे तुमको। ठीक है, तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अच्छी और बुरी बातें दोनों लिखी होगी। ऑलराइट, नाउ हु विल मेक इट ऑफिशियल? ओके, सो दिस ड्राफ्ट विल गो टू सेबी एंड सेबी विल चेक द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसके लिए सेबी एक फी लेती है। तो जब एवरी टाइम इन्वेस्टमेंट बैंकर इज प्रेजेंटिंग दिस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट शुड हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी डिटेल, मैं तो भी 99% बोल रहा हूं, बट कोई भी डिटेल अगर कम रही तो सेबी क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करके वापस उस टीम के पास भेज देगा। वो टीम वापस उस जो क्वेश्चन सेबी ने पूछे वो कंपनी के पास जाएगा, वापस आएगा। बट ये जब वापस आएगा, ये वापस एक नया ड्राफ्ट बनेगा और इसकी एक नई फी उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि सेबी के जो लोग हैं उनको तो काम करना पड़ेगा वापस पूरे डॉक्यूमेंट पे। ऑलराइट, अगर सेबी ने नो बोला तो ये प्रोसेस है। अगर सेबी को लग रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इसमें अवेलेबल है, नाउ इफ सेबी इज सेइंग यस, तो इट डजंट मीन दैट द कंपनी इज गुड। ओके, इफ सेबी इज सेइंग यस, इट ओनली मीन्स कि कंपनी ने तुमको सब इंफॉर्मेशन दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं
कि एक लड़की को लड़के से मिलाने आ रहा हूं, तो एज अ सेबी मेरा काम है बोलना कि ये लड़का स्मोक करता है, दारू पीता, कभी कभी जुआ भी खेलता है, बाकी सब ठीक है। ऑलराइट, मेरा काम है सब चीजें ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट करना। उसके बाद वो लड़की का या लड़की के फैमिली मेंबर डिसाइड करेंगे कि वेदर ये लड़के के साथ उस लड़की की शादी होनी चाहिए या नहीं। बट एज अ मिडल मैन या एज अ रेगुलेटर, माई वर्क इज नॉट टू से कि लड़का अच्छा है या बुरा, किसको पता, लड़की को ये पसंद आ जाए, राइट? तो वी डोंट नो, एवरीबडी यार वो आफ्टर स्कैम 1992 रिस्क है तो इश्क है, सबको ऐसी कंपनी चाहिए जो 100 रुपए से 1000 रुपए की हो जाए, भली मेरा 100 रुपया डूब जाए चलेगा। और देयर आर मेनी इन्वेस्टर जिनको ये नहीं चाहिए। तो ये सेबी नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सेबी बोल रहा है खाना साफ सुथरा है, खा सकते हो, बट हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं, वो नहीं बता रहा है। ठीक है, हाँ, सेबी अगर इसको यस कर देता है तो दिस डॉक्यूमेंट विल बिकम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट हट जाएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। और अगर तुमने कभी भी न्यूज चैनल्स गलती से देखते हो, ऑलराइट, एमटीवी जाते जाते कभी गलती से न्यूज चैनल देखते हो और आईपीओ का कोई ऐड आ रहा है, तो उसमें तुमको जो भी पर्सन एडवर्टाइज के बाद बोलते हैं कि प्लीज रीड दी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर मोर डिटेल्स, दिस इज द प्रोस्पेक्टस व्हिच एन इन्वेस्टर शुड रीड। ओके, और ये प्रोस्पेक्टस कुछ बड़ा नहीं होता है, 400 से 700 पेज का ही होता है। ठीक है, तो एनी बडी प्लानिंग टू गो इनटू फाइनेंस, तुमको 400 से 700 पेजेस पहले या तो ऊपर वाले डिपार्टमेंट में हो, मतलब इस डिपार्टमेंट में हो तो लिखने हैं, और इस डिपार्टमेंट में हो तो पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद उसकी समरी बना के अपने बॉस को देनी है। ठीक है, 700 पेजेस क्या 2 दिन लगेगा तुमको पढ़ने, राइट? Okay, and this official document will be used for all communication from future. एक बार सेबी ने जो क्लियर कर दिया, ठीक है, ऑब्वियसली ऑल टाइम्स आर नॉट गुड फॉर आईपीओ, तो आफ्टर सेबी से यस, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को एक टाइम मिलता है 1 से 2 साल, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, हर एक सेक्टर क्योंकि चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं हो कि एक सेक्टर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल ट्रेंड में है, ऑलराइट, एंड हम लोग ने कुछ क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज की लिस्टिंग का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, और 2 साल बाद हम लिस्टिंग कर रहे हैं जब क्रिप्टो करेंसी डूब गई है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, तो तब पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए, तो एक नया ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इंडिया में पहले सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही लिस्ट हो सकती थी, बट लेटली लास्ट 6-7 ईयर्स से सेबी ने अंडर सम कंडीशंस लॉस मेकिंग कंपनीज को भी लिस्ट करने की परमिशन दे दी है, which is a good thing in some way and bad thing in some way. ठीक है, बिकॉज अगेन इन्वेस्टर के ऊपर है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी में तुम कितना पैसा लगा रहे हो। ठीक है, येस बैंक में राकेश झुनझुनवाला ने 0.51% शेयर खरीदे, सब लोग ने खरीद लिए, पर लोगों ने ये नहीं देखा कि वो आदमी के पास 4000 करोड़ है और उसमें से उसने सिर्फ 50 करोड़ रुपए लगाए थे या 100 करोड़ रुपए लगाए थे। लोगों ने अपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में पूरा येस बैंक में डाल दिया और 70 रुपए का शेयर आज 14 रुपए का हो गया। ठीक है, अब तुमको ये समझना पड़ेगा ना, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा दे रहा है, तो वो लॉस होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपना 100% पोर्टफोलियो दे दिया। तो जब तुम किसी को फॉलो करते हो, अगर तुम मुझे भी फॉलो करो कल, तो तुमको ये ध्यान रखना है, तुमको ये नहीं पूछना है कि सर आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपको ये पूछना है कि सर आपने कितना % इन्वेस्ट किया। मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर हूं, पर मैंने मेरा जिंदगी भर का मेहनत क्रिप्टो में नहीं डाल दिया। आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन क्रिप्टो, बट आई डोंट वांट टू लूज द बस, तो मैंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट साइड में करके रखा हुआ। ठीक है, बट तुम बोलोगे सर क्रिप्टो में करते हैं, मैं भी क्रिप्टो में करता हूँ, मेरे पास 1000 रुपए थे, मेरे पास 1 लाख थे, उसमें से 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, तुम्हारे पास 1000 थे, तुमने 1000 इन्वेस्ट कर दिए। क्रिप्टो वो जो भी क्रिप्टो का डॉज कॉइन का तुमने हालत देख लिया है, वो मेरे ख्याल से 50 रुपए से 14 रुपए पे आ चुका है, तो 85% वेल्थ तो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया उसमें। ठीक है, बट मैंने तो 1000 रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए में से 1000 रुपए किए थे, पर तुमने पूरे 1000 कर दिए, तो तुम्हारा 85 पूरा गया, पर मेरा 0.85% ही गया। वो तो मैं किसी और शेयर में कवर कर लूंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम किसी की एडवाइस लेते हो तो परसेंटेज पूछ के लिया करो। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम अप्लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर आईपीओ तुम भी करो तो गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी तुम यू आर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का फर्स्ट लाइन है कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब कितने लोग एक 14,000 का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 400 पेज पढ़ने वाले हैं? पहले तो पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश।
ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, पान वाले के इधर खड़े होते हैं, किसी से माचिस मांगते हैं, ठीक है, और उधर तुम सुन लेते हो कहीं पे दो फॉर्मल में 35-year-old पीपल वे टॉकिंग कि ये आईपीओ डबल होने वाला है। फिर तुम सोचते हो ये पैसा डबल करेंगे और अपने माँ बाप के सब सपने में पूरे कर दूंगा। और याद रखना, जो आईपीओ का अलॉटमेंट तुमको मिलेगा वही आईपीओ फेल होगा। क्यों होगा वो तुमको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो सर। नो No, सर। नो सर। सब नो क्लियर है? सर। नो सर। बेसिक्स ऑफ इक्विटी एवरीथिंग इज क्लियर, मतलब कुछ इसमें डाउट नहीं है ना? कल उठ के कुछ क्वेश्चन आए तो तुम आंसर दे सकोगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, Yes, sir. ये जो स्लो से आवाज सर आएगी, एक बार प्रोसेस वापस समराइज कर दो ना। प्रोसेस एकदम सिंपल है, बाकी भी है प्रोसेस, बट अभी जो बेसिक प्रोसेस है वो ये है कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक टीम बनाता है, मैंने ऊपर पार्टिसिपेंट बताया, तो उसकी टीम में एक एक जन सब रहेंगे। वो टीम एक डॉक्यूमेंट रेडी करती है जिसको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट सेबी के पास जाता है, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट में सब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये नो होकर वापस ऊपर चला जाएगा। मैं अभी ये लिख नहीं पा रहा हूँ, नो हुआ तो ऊपर चला जाएगा। एरो कैसे देते हैं? सर एक डाउट है, हम्म, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं वो नॉर्मल बैंक होते हैं या मतलब कोई अलग बैंक होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर अलग होते हैं, ठीक है। अगर नो हुआ तो ये वापस टीम के पास जाएगा। जो भी सेबी ने पूछा है कि भाई ये चीजें तुमने क्लियर नहीं की है, वो लोग कंपनी से डील करेंगे, ठीक है। कंपनी से बात करके वो सब इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, वापस ये इंफॉर्मेशन नीचे आएगी, वापस ये ड्राफ्ट बनेगा, वापस ये सेबी के पास जाएगा, ठीक है। तो नो हुआ तो ये होगा, ठीक है। यस हुआ तो ये वाला जो चीज है, ये सेबी ने अगर यस बोल दिया तो दिस विल बिकम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अगर उस सेक्टर में कोई बड़ी चेंजेस नहीं आए हैं तो ये 1 से 2 साल तक वो यूज टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आईपीओ आने का एक टाइम होता है। यू कैन नॉट चेंज दैट, क्योंकि तुम जब मार्केट गिर रहा है तब आईपीओ लेके आओगे तो तुमने ऑलरेडी देख लिया है बहुत सारे आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुए। अगर नहीं देखा है तो आज मैं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट पे जाके तुमको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन इजिली मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस टिल नाउ? यस सर। Yes, sir. क्रॉस से बाहर कैसे निकले? सर आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस की टीम में कौन कौन होना चाहिए? क्या टीम में कौन कौन होना चाहिए? वो टीम में ये सब लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब सीए अपना काम करेगा ना, सीए का काम है अकाउंट्स चेक करना, ऑडिट करना। लॉयर का काम है लॉ की लैंग्वेज में सब चीजों को क्लियरली लिखना। मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट बताता हूँ, उससे तुम समझ जाओगे कि ये सब चीजें तो चाहिए ही, तो ये पार्टिसिपेंट तो लगेगी। मार्केटिंग एजेंसी कुछ लोग अवॉइड कर सकते हैं, बट मोस्टली एडवर्टाइजमेंट तो तुमको करनी ही पड़ेगी ना। तो सब पार्टिसिपेंट्स टीम में आ जाते हैं? मोस्टली सब आते ही है, 99% केसेस में तो आते ही है। स्टॉक एक्सचेंज तो होगा ही, मीडिया इंटरेक्शन थोड़ा तो होगा ही। अगर तुम नहीं चाहते हो तो भी मीडिया तो चाहता है ना कि तुम्हारे आईपीओ को कवर करे, तो वो मीडिया वाले खुद ही फोन कर देंगे तुमको कि आपका आईपीओ आ रहा है तो हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये सब इंटरनली सेट है ऑलरेडी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का ऑलरेडी ये सब जगह रिलेशन है, क्योंकि वो तो बहुत सारे आईपीओ करता है ना, ठीक है। सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने तुमको ऑलरेडी बोला और अब तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। एवरीबडी हियर, सपोज मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहा था और मुंबई में बिजनेस कर रहा था, ठीक है। किसी ने मुझे आके बोला, अरे महाराष्ट्र में बहुत स्कोप है, तुम अपनी फैक्ट्री डबल कर दो, मैं बेच के आऊंगा, ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, पूरे महाराष्ट्र में बेचूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और मैंने क्या किया, एक और फैक्ट्री मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और शेयर्स इशू किए मेरे फ्रेंड्स फैमिली को, और वो पैसों से मैंने दूसरी फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। बट अब मुझे पता चला कि पूरे इंडिया में 50 लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए रेडी है। माई ब्रांड इज सो गुड दैट 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रेडी, बट इन 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुझे अगर प्रोडक्ट्स सप्लाई करने तो मुझे उतनी बड़ी फैक्ट्री भी लगेगी, जिसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टर इनफ नहीं है, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी तुम कोई आईपीओ को सक्सेस फेलियर अच्छा बुरा बोलते हो तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोला जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ, ठीक है। तो द नॉर्मल ऑब्जेक्टिव, तो एक तो ऑब्जेक्टिव है कि उस आईपीओ को एक्सपांड करना है, ठीक है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मी, अगेन दिस इज नॉट रिटन इन एनी बुक,
बट मेरे खुद के थियरीज एज यू नो, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपांशन। एक होता है बिजनेस एक्सपांशन। बिजनेस एक्सपांशन में क्या होता है कि जूते बनाने वाली कंपनी सडनली स्टील बनाने में चली जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एक्साइड का मेन काम है बैटरी का, बट वो लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल के बैठे, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपांशन। नॉर्मली बिजनेस एक्सपांशन के लिए आईपीओ नहीं आता है, वो प्राइवेटली किया जाता है या तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से किया जाता है। क्योंकि बिजनेस, जो आदमी जूता बनाने में एक्सपर्ट है, अगर वो तुमको बोले कि मैं अभी स्टील का रॉड बनाने वाला हूं, तो तुम यकीन नहीं करने वाले उस पर्सन पे, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपांशन इज वन टाइप ऑफ एक्सपांशन विच ए कंपनी कैन गो फॉर, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपांशन होता है ज्योग्राफिक एक्सपांशन। ज्योग्राफिक एक्सपांशन का मैंने तुमको अभी जो एग्जांपल दिया कि मेरे शर्ट का बिजनेस था जो पहले मुंबई में था, फिर महाराष्ट्र में गया, अब मैं बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो मैं बेसिकली ऑल ओवर इंडिया जाने वाला हूं या ऑल ओवर वर्ल्ड जाने वाला हूं इन फ्यूचर। तो उसकी प्लानिंग आज से कर रहा हूं। तो ज्योग्राफिक एक्सपांशन इज द रीजन। ये मैं तुमको एक एग्जांपल लिखना है, कोई लिख रहा है एग्जांपल, तो वीआरएल लॉजिस्टिक। वीआरएल लॉजिस्टिक का जब आईपीओ आया था, वीआरएल लॉजिस्टिक इज इनटू बस बिजनेस एंड इनटू ट्रक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और बस का भी, मतलब वो जो पैसेंजर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब उनका आईपीओ आया था, उन्होंने बोली थी कि हमको 200 बसेस खरीदनी है, 500 ट्रक और खरीदने हैं, उसके लिए हम तुमसे पैसे लेंगे। और हम एक्सपर्ट है उस बिजनेस का, हमको एक्सपर्टीज है, हमारे ऑलरेडी क्लाइंट सेट है, तो हम उसको बहुत अच्छे से केटर कर सकेंगे। तो इसलिए क्योंकि तुम केपेबल नहीं हो, तो तुम शायद उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सको। तो एनीबडी यार जिसको खुद की स्टील की कंपनी खोलनी थी, मैं बोल रहा हूँ कि तुम टाटा स्टील की शेयर होल्डर बन जाओ। तुमको क्यों खुद की शेयर, ना तो तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है ना कुछ है, तो लेट द मनी डू इट्स वर्क। हाँ, बट अर्ली एज में ये सब पॉसिबल कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफिक एक्सपांशन हो गया। उसके बाद में जो दूसरा है वो है प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, वुडलैंड। ठीक है, इसका एग्जांपल है वुडलैंड। अब वुडलैंड क्या करता था, पहले सिर्फ शूज का बिजनेस करता था, बट इफ यू गो टू वुडलैंड का स्टोर टुडे, you will not find only shoes, you will find belt, you will find t-shirts, even jeans, accessories वगैरह वगैरह, wallets, etc etc। so basically उन्होंने क्या किया, एक ही जगह पे ज्यादा प्रोडक्ट बेच दी, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल तुम लिख सकते हो, Hyundai Motors। Hyundai Motors in India is also selling Kia cars। तो किया की जो भी कार तुम खरीदते हो, एक्चुअली वो Hyundai मोटर ही उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन। ये सिमिलर, क्रेटा भी है और सेल्टोस भी चल रही है साथ साथ में, ऑलराइट। तो वो लोग बोल रहे हैं सेल्स किधर भी हो मुझे ही उसका शेयर मिले। और बहुत सारी कंपनीज है जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन करती है, तो उसमें प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन ऑटोमेटिक विल बिकम पार्ट ऑफ इट। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू विल से व्हाट कैन बी, चलो कोई कंपनी है बोलती मुझे तो एक्सपांड ही नहीं करना है, तो वो आईपीओ लेकर क्यों आएगी? To get benefit from the listing. What are the benefits of the listing? So promoters अपना stake sell करना चाह रहे हैं, मतलब तो you can ease out. तो प्रमोटर अपना शेयर सेल क्यों करना चाहते हैं? सर डेट रिड्यूस करना, डेट रिड्यूस करना है, ओके। सर अगर प्रमोटर को उस बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो एग्जिट करना चाहेगा ना? वो एग्जिट करना चाहेगा तो अभी तुम विक्की ऐसी कंपनी लेकर आओगे मेरे पास जिससे तुम ही एग्जिट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? तुमको लॉजिक, तुम एक चीज समझ लो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 2-2 हजार के नोट बहुत सारे गिरे हुए हैं, पर कोई उसको उठाता नहीं है जब तक ये यकीन नहीं हो कि वो असली है। अगर तुम कभी 11 बजे प्लेटफॉर्म से बाहर निकलो और तुमको 2000 का नोट मिले, तो समझ लेना वो नकली है। असली होता तो कोई ना कोई उठा चुका होता अब तक। तो स्टॉक मार्केट में ये जो तुम ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो, ब्लफ नहीं होने वाला, बिकॉज नॉट वन कंपनी एंड वन मीडिया हाउस, देयर आर 100 कंपनी एंड 100 मीडिया हाउस बिहाइंड यू सर्चिंग फॉर यू, ठीक है। तो तुम कुछ भी स्कैम नहीं कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस स्कैम नहीं होते, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर सत्यम का स्कैम हुआ था, दैट इज वन इन केसेस कितने हो, देखो 2,500-3 हजार कंपनी है हमारे इंडिया में जो लिस्टेड है, तो वो 2,500-3 हजार में एक आध कंपनी कुछ चीज छुपा ली बहुत सालों तक, उसका ऑडिटर ने भी उसको पकड़ा नहीं तो नहीं पता चला,
बाकी बहुत बार ऑडिटर पकड़ लेते कि ये बिजनेस मॉडल में कुछ गड़बड़ चल रही करके, ठीक है। सेकेंड रीजन वाई ए कंपनी कैन कम अप विद आईपीओ, इसका तुमको मैं थोड़ा केस स्टडी नंबर फॉर्म में दे रहा हूँ। ऑलराइट, सपोज अ कंपनी हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़, ओके, बट दैट कंपनी हैज अ लोन ऑफ 200 करोड़, इसलिए बी नहीं, सपोज 500 करोड़, तो 50 करोड़ रुपया सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का सिर्फ 50 करोड़ का आ रहा है। ऑलराइट, नाउ दिस कंपनी नोज कि अगर मैं ये 500 करोड़ रुपए चुका दूं तो नेक्स्ट ईयर से मेरा प्रॉफिट सीधा 100 करोड़ वापस हो जाएगा, अगर मैं बिजनेस को ग्रो नहीं भी करूं तो, ठीक है। तो मैं मेरे इन्वेस्टर को जाके क्या बोलूंगा कि एक बिजनेस बनाने के लिए जो भी चाहिए था मैंने कर दिया। ऑलराइट, नाउ द इशू इज कि मेरे ऊपर क्योंकि लोन है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा है बट नेट प्रॉफिट बहुत खराब है। अगर इफ यू गिव मी 500 करोड़, I will pay that money to the banker, and in 500 crores I will be liability free, and all the future profits will be shared with all the investor in future. तो सपोज उस कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ की है और 500 करोड़ रुपए उसने मांगा, तो ओनर के लिए कोई डिफरेंस नहीं रहा और लाइबिलिटी भी क्लीन हो गई, क्योंकि वैसे भी वो 50 करोड़ बैंकर को दे रहा था, ये 50 करोड़ एज अ डिविडेंड देना इज बेटर, क्योंकि उसमें लाइबिलिटी तो नहीं है कंपनी की तरफ से। तो इन फ्यूचर क्या होगा, ये 100 करोड़ रुपया वापस प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट इस बार जो इक्विटी शेयर होल्डर, अगर मैं डिविडेंड देना चाहता हूं उनको, तो रेदर देन पेइंग इंटरेस्ट आई विल बी कंफर्टेबल टू पे डिविडेंड। ऑलराइट, और अगर मैं डिविडेंड नहीं देता हूं तो एवरी ईयर मेरा 100 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट होगा और इस कैश फ्लो से मैं आगे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। अब वो अलग स्टोरी है तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। फिलहाल ये 100 करोड़ का पूरा प्रॉफिट उनका हो जाएगा इफ द लोन इज पेड। ये समझ में आ गया? यस सर। So Yes, sir. reason why a company can come up with IPO is debt clearance, ठीक है। थर्ड रीजन जो वराड ने ऑलरेडी बोल दिया, आई थिंक वराड नहीं बोला ये, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग गेन। मैं नॉर्मली सबसे लास्ट बोलता हूँ बट क्योंकि उसने बोल दिया है तो मैंने इसको रख लिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग गेन? बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ अकाउंट्स। और जो भी लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जिनको या तो सिर्फ थियरी की है, प्रैक्टिकल नहीं पता है, उन लोग अभी बहुत अच्छे से समझना अकाउंटिंग, ओके। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। सुना ये? यस सर। Yes, तो मेरे कंपनी में मैं बोल रहा हूं मेरे 1 लाख शेयर का ऑथराइज कैपिटल है 10 रुपए का, ठीक है। तो मेरी कंपनी 1 लाख या 1 करोड़ बोलना है, पर 1 लाख बोलूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं, या 10 लाख शेयर है, 1 करोड़ रुपए की मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किया नहीं है मैंने, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है दिस इज द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन द बिजनेस। और अगर तुमको ऑथराइज कैपिटल चेंज करना है तो तुमको 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें चेंजेस करने के लिए अलग अगेन वोटिंग राइट वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये प्राइस है और ये अमाउंट है। $10 lakh shares will be issued at 10 rupees, ठीक है। जब मैं कंपनी खोल रहा था मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी, ठीक है। तो प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने सिर्फ 5 लाख शेयर को इशू किया एट 10 रुपीज, तो ये हो गया 50 लाख। क्लियर? इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है कंपनी में? 50 लाख। 50 लाख। 50 lakhs. किसने किया है? प्रमोटर, प्रमोटर। ठीक है। फिलहाल प्रमोटर और ओनर एक ही है, तो तुम प्रमोटर बोलने का, क्योंकि इन फ्यूचर ओनर चेंज हो जाएगी, प्रमोटर वही रहेंगे, प्रमोटर भी चेंज हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रमोटर सेम रहते हैं, ठीक है। दिस इज द इशूड कैपिटल। मैं कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? मोर 5 लाख। 10 लाख। टोटल 10 लाख। कितने शेयर मैंने इशू कर दिए? 5 लाख। कितने शेयर और इशू कर सकता हूं? 5 लाख। 5 लाख। और 5 लाख। 10 रुपए पे 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिया मेरे बिजनेस पे। 2-3 साल तक मेरा बिजनेस को मैंने बहुत अच्छे से चलाया, ठीक है। और बहुत अच्छे से चलाने के बाद क्या हुआ कि वो बिजनेस बहुत बड़ा बन गया। सपोज अभी, क्योंकि एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा तो तुम जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज हम किराने शॉप की बात कर रहे हैं
कि मैंने 50 लाख रुपीस लगा के किराना शॉप या तुम डीमार्ट वगैरह वैसा वाला शॉप एक खोला और मैं 2 साल में सक्सेसफुल हो गया, मेरा ब्रांड नेम बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब वराड आया मेरे पास, वराड ने बोला कि सर मेरे पापा के पास थोड़े पैसे हैं, अगर आप चाहो तो हम लोग और एक शॉप खोल देते हैं। मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कितना चाहिए एक शॉप खोलने के लिए? 50 लाख। 50 लाख, 50। ठीक है। बट मैं वराड को क्या बोलूंगा कि ब्रांड बन गई है, नाउ 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 10 रुपीज के शेयर महंगे में मिलेगा, ठीक है। सो सपोज आई चार्ज, अब ये मैं जितेंद्र लिख रहा हूं, इशूड के अंदर 5 लाख जितेंद्र के नाम पे है फिलहाल, ठीक है। आफ्टर 2 years, इधर बीच में एक लाइन डाल ही देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आफ्टर 2 years, वराड इज कमिंग and saying me that he wants stake in my company, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तू एक काम कर, 1 लाख शेयर खरीद ले मेरे कंपनी के, ठीक है, बट आई विल बी चार्जिंग यू 100 रुपीज पर शेयर। 10,000 ही करनी, 10 नहीं 20,000 लगेगी ना। चलो ये 50 कर दो और ये 1 लाख की रहने दो। तो मैंने क्या किया, 10 रुपए का शेयर वराड को कितने में बेचा? 50 रुपीज। अच्छी डील है या बुरी डील है? अच्छी डील है। आपके लिए अच्छी है। अच्छी डील है। आपके लिए अच्छा है। किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं, आई एम गिविंग अ प्राइस एंड वराड इज एक्सेप्टिंग द प्राइस, ठीक है। तो दोनों के लिए अच्छी बुरी है या तो किसी के लिए अच्छी बुरी नहीं है, क्योंकि बायर और सेलर ने डिसाइड किया है। ये मैंने मेरा प्राइस दिया, फिर उसने अपना प्राइस दिया, तो यू कैन नॉट से कि सर ने ज्यादा लिया। सर ने ज्यादा लिया उसका एक रीजन है, क्योंकि मेरा ब्रांड 2 साल पुराना है, ठीक है। तो अब ये तुम अपने पापा के बिजनेस में कहां पर यूज कर सकते हो, थोड़ा सोचते रहो, क्योंकि वो सोचने से तुम्हारा माइंड जल्दी इवॉल्व हो जाएगा, मतलब समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वराड विल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी एंड ये 50 लाख रुपीज ये इन्वेस्ट करेगा वराड। अब हम दूसरी शॉप खोलेंगे, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes. अब वराड को एक चीज पता है कि ही इज नॉट हियर फॉर स्मॉल मनी, वराड इज हियर फॉर बिग मनी, ठीक है। वराड ने क्या देख लिया है कि बिजनेस मॉडल तो 100% चलने वाला है, क्योंकि सर ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया है, ठीक है। मैं 50 लाख डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 50 लाख 1 करोड़ नहीं होने चाहिए, ये 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ होने चाहिए। इसलिए वराड इतना बड़ा प्रीमियम भर रहा है। 10 रुपए का शेयर कोई 50 रुपए में यूं ही तो नहीं खरीदेगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 3 years, ठीक है। शर्वरी केम एंड टोल्ड बोथ ऑफ अस। अच्छा एक और चीज, यहां पर तुम ये समझते रहना कि यहां पर मेरी प्रमोटर होल्डिंग इज 100%, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग, पी होल्डिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ही वराड ने एंट्री की, प्रमोटर होल्डिंग मेरी होल्डिंग, जो ओनर है कंपनी का, मेन फर्स्ट पर्सन जिसने चालू किया उसको प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। या मेरे साथ कुछ लोग भी हो गए, पर वराड इज नॉट द, ही इज नॉट इन द मैनेजमेंट टीम, ओके। वी आर ऑल इन द मैनेजमेंट टीम, वी टेक केयर ऑफ द कंपनी। और कभी जैसे कुमार मंगलम बिरला तो कभी कभी मैनेजमेंट टीम में भी नहीं होता है, पर वो प्रमोटर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी शेयर है, वो सब होल्ड करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर 100% है। बट जैसे ही वराड ने एंट्री की तो मैं मेरे बुक्स में क्या करूंगा, 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में मैं क्या करूंगा, 10 लाख शेयर ऐड कर दूंगा। सो द टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी, इशूड कैपिटल कितना हो गया, पहले 50 था, अभी इशूड कैपिटल हो गया 60 लाख रुपीस। क्लियर है ये? अब 60 लाख, अभी तुमको क्या करना है, 5 लाख डिवाइड बाई 6 लाख करना है। 5 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, प्रमोटर होल्डिंग कितनी हुई? -1 लाख।
नहीं माइनस नहीं, 5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 0.8%। 0.83। जब ये 5/6 करना है तो तुमको क्या करना है, पहले 1/6 निकालना और उसको माइनस कर देना है, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ये, प्रमोटर होल्डिंग विल कम डाउन टू 83.33%, राइट? यस सर। यस सर। वराट की होल्डिंग कितनी है, 16.67। 16.7। क्लियर है? यस ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स हम लोग के दोनों शॉप बहुत सुपर चल रहे हैं। ऑलराइट, शर्वरी आई, शर्वरी ने बोला आई ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। ऑलराइट, एंड लेट्स स्टार्ट विथ आई विल इन्वेस्ट सो मच मनी कि तुम एक साथ 10 शॉप खोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली शी इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 5 crore because we want to open 10 shares. Okay, now क्योंकि मैं और वराट दोनों ही ये जानते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, तो वराट अभी तो मेरी टीम में आ गया है। ओके, अभी तो शर्वरी ऑपोजिट टीम में। हम बोल रहे हैं कि हमको एक शेयर का 500 रुपीज चाहिए, विच इज नॉट रॉन्ग बिकॉज हमने अपना बिजनेस मॉडल को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो वराट ने 50 लाख में एक शेयर खरीदा, 50 लाख में 1 लाख शेयर लिए थे, but Sharvari is now going to pay 5 crore for the same set of shares. क्यों? क्योंकि गुडविल की अपनी वैल्यू है, ब्रांड की अपनी वैल्यू, लेगेसी की अपनी वैल्यू, बिजनेस मॉडल की अपनी वैल्यू है। जो भी तकलीफ आती है वो स्टार्टिंग के 5 साल में आती है, बाद के 5 साल में नहीं आती। तो ये तकलीफ तो शर्वरी को लेनी ही नहीं पड़ी, उसको तो डायरेक्ट 10 शॉप खोलो, डायरेक्ट प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो हम भी बेवकूफ तो नहीं है, हम भी अपने प्राइस को बढ़ाएंगे बिकॉज माई बिजनेस इज नाउ सुपर सक्सेसफुल। ठीक है, सो इवन दो, और तुम कब एंट्री करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, इसमें मैं तुमको एक फिजिकल चीज मतलब एक तुम्हारे लाइफ में चीज बोल रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे फ्रेंड्स के पास आईवी पे जाने के लिए पैसे नहीं होंगे और तुम्हारे पास पैसे कि तुम उनको उधारी दे सकते हो, तो दे देना, बिकॉज टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट टाइम। नाउ व्हाट इज द प्रमोटर होल्डिंग नाउ आफ्टर 1 lakh more shares which are given to Sharwari? 1.4। नहीं, अभी टोटल शेयर 7 लाख इशूड हो गए, राइट? मैं टोटल 10 लाख कर सकता हूं, अभी तक सिर्फ 7 लाख हो। हाँ, बट प्रमोटर होल्डिंग क्या करना है अभी, 5 लाख डिवाइड बाय 7 लाख, तो 5/7 करना है। कितना परसेंट आएगा? 71.42 21.42। 71.4243। ठीक है, ये हो गया मेरा परसेंटेज। और शर्वरी और वराट का कितना होगा? 1/7। 14.28। ये समझ में आ गया? यस यस सर। यस सर। कोई इश्यू इसमें? ठीक है, तो शेयर्स क्या होते हैं वो समझो। ऑथराइज कैपिटल अलग होता है, इशूड कैपिटल अलग होता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप में अभी फिलहाल वो अनपेड अप और पार्टली पेड अप शेयर नहीं होते, अभी पूरे शेयर ही 5 करोड़ पूरा एक साथ ही लिया जाएगा शेयरवन से। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में आफ्टर मे बी 7 years, ये 0 से, हाँ 0 आफ्टर 2 आफ्टर 3 आफ्टर 7, अब क्या हो गया है, हमारे 12 स्टोर सुपर सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अब हमको खोलने 100 स्टोर। 100 स्टोर के लिए कितना पैसा लगेगा? 50 करोड़। 50 करोड़ के लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सेफ है, अभी वो डिपेंड करता है अलग अलग रीजन की वजह से, बट क्योंकि ये सब है इसलिए जो एक शेयर 10 रुपए का था वो वराट को मैंने 50 में बेचा, शर्वरी को मैंने 500 में बेचा। मैंने मतलब कंपनी ने बेचा, याद रखना, प्रमोटर ने नहीं बेचा है।
देयर इज अ डिफरेंस, कंपनी अलग है, प्रमोटर अलग है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग अलग से लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 का 50 हुआ, 50 का 500 हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मुझे 5000 चाहिए। अब 50 करोड़ एक जन नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ओके, दे आर ट्रस्टिंग मी, तो मैं टोटल 1 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूं। अब कौन खरीद रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम लोग बेसिकली आईपीओ लेके आ रहे हैं, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि हमको इस आईपीओ के थ्रू क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये पैसा क्यों चाहिए, एक्सपांशन, ये समझ लेना, ठीक है। और एक एक शेयर हम 5-5 हजार रुपए में बेच रहे हैं। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज कम, ठीक है। और सबको पता है 10 रुपए का शेयर ये 500 का हो गया, 500 का शेयर 5000 का भी हो गया है, 5000 का शेयर 50,000 का भी हो जाएगा। अगर ये 100 स्टोर सक्सेसफुल हुए तो 5000 का शेयर 50,000 का भी हो जाएगा। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रमोटर बात कैसे करता है मीडिया से, हाउ कॉन्फिडेंट इज ही, ठीक है, कि आई विल बी, क्योंकि बहुत छोटा सा चीज है, एक कॉन्फिडेंस से तुम्हारा वैल्यूएशन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये कंपनी थी वीवर्क है अभी, उसके ओनर ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया खुद का कि आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड वगैरह वगैरह, ही वाज सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये वो। उसने $47 बिलियन की कंपनी बनाई, जिसका आईपीओ सिर्फ 4 बिलियन का है, और वो भी अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है। उसकी सक्सेस और फेलियर की स्टोरी या तो मैं तुमको वीडियो फॉर्म में भेज दूंगा या तो कभी अलग दिन बता दूंगा। फिलहाल हमारा बिजनेस बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। हमने 1 स्टोर से 12 स्टोर कर दिए 3 साल के अंदर, और सब 12 के 12 स्टोर अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स बढ़ रहा है, मेरी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, पीपल आर ट्रस्टिंग मी। इसलिए अब अगर कोई मेरा इन्वेस्टर बनना चाहता है, यू विल हैव टू पे 5,000 रुपीज का प्राइस, और 50 करोड़ के बदले तुमको सिर्फ 1 लाख शेयर मिलेंगे। तो जहां पर मैंने 50 लाख के बदले 5 लाख शेयर ले लिए थे मार्केट से, अब मैं 50 करोड़ के बदले सिर्फ 1 लाख शेयर ही दे रहा हूं, ठीक है। एंड दीज अगेन विल बिकम ओनर, तो इसमें तो कुछ बोलने की बात नहीं है। तो टोटल अभी इशूड कैपिटल हो गया 8 लाख। अब जल्दी जल्दी मैथ्स करके मुझे प्रमोटर होल्डिंग बताते रहना। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 62.5 50 62.5 और वराड और शर्वरी की 12. कितना? 12.5 12.5 and all the other retail investor का 12.5, right? After the IPO is done. yes sir अब जो भी लोग नॉन साइंस है उन लोग के लिए आई डोंट थिंक मैथ्स इज अ प्रॉब्लम। बेसिक मैथ्स से ये कि 100 के बाद प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे प्राइस कम हो रही है, मेरी प्राइस उल्टी बढ़ रही है। जैसे ही वराड ने पैसे दिए थे, मेरा जो अमाउंट था वो उसी दिन 5 गुना हो गया था, ठीक है। ऑल्दो प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है इसमें, क्यों? क्योंकि नए शेयर्स इशू हो रहे हैं और नए शेयर्स नए इन्वेस्टर को दिए जा रहे हैं। नए शेयर कितने इशू कर सकते हैं हम लोग? टोटल ओनली द हाईएस्ट इज 10 लाख, ठीक है। उसमें से प्रमोटर अपने पास 5 लाख शेयर रखे रखा है, और 2 लाख वो इशू होने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो 50 हुआ और बाई चांस आधा % आगे पीछे किधर हो गया, सम अदर पर्सन विल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी या प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सो ही डजंट वांट दैट थिंग टू हैपन, ठीक है। फिलहाल 8,000 शेयर में से 5,000 शेयर प्रमोटर के पास है, 1 लाख शेयर वराट के पास है, 1 लाख शेयर शर्वरी के पास है, 1 लाख शेयर अदर इन्वेस्टर के पास है, आईपीओ के थ्रू जो हम लोग ने। और प्रोसेस तुमको समझ में आ गया, वो सब प्रोसेस हुआ, हमको 50 करोड़ मिले। ये 50 करोड़ आईपीओ के टाइम तो मैंने बोला एक्सपांड करना है, और बाद में मेरा मूड चेंज हो गया, अचानक मैं सीईओ कंपनी का, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए प्राइवेट प्लेन लेना है 2 करोड़ का, क्या मैं ले सकता हूँ? No. नहीं सर, नहीं ले सकते। नो सर। तो लीगल में इसका आंसर नो है, इलीगल में तो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी लिमिट्स नहीं है। लीगल में इसका आंसर नो है, क्योंकि आईपीओ में तुमने जो बोल के पैसा लिया है, इसलिए मैंने तुमको ऑब्जेक्टिव सिखाया। एक्सपांशन बोला है तो तुमको एक्सपांशन ही करना है, तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर चेंज करना है तो तुमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाना है, और 67.77% लोग उसमें हाँ बोलने चाहिए, ठीक है। देन ओनली यू कैन चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ, क्योंकि लोगों ने 50 करोड़ रुपए तुमको
तुम्हारा प्लेन खरीदने के लिए नहीं दिए, लोगों ने इसलिए दिए कि तुम शॉप बनाओ, शॉप को चलाओ और पैसे कमा के हमको डिविडेंड दो इन फ्यूचर। क्योंकि हर एक लेवल पे सोचो मेरी वैल्यू क्या है। पहले मेरी वैल्यू क्या थी, सिर्फ 50 लाख, बट एज सुन एज ये 50 लाख आए, मेरी वैल्यू क्या हो गई पता है तुमको? 2.5 करोड़। 6 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर के 50 लाख हुए, तो 5 लाख शेयर के कितने? टोटल हो गया वैल्यू 3 करोड़, उसमें से 50 लाख तो इसने दिए, मेरी वैल्यू 2.5 करोड़ की हो गई। जैसे ही वराड ने वो मुझे चेक दिया 50 लाख का, मेरी वैल्यू 2.5 करोड़ की हो गई। तो मैंने सिर्फ 50 लाख डाले, एक शॉप को ढंग से चलाया और मेरा वैल्यू 2.5 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट जो कमाया वो तो मैंने ले लिया डिविडेंड के रूप में। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? ये वाला पार्ट, अकाउंटिंग पार्ट समझ में आ गया? हाउ न्यू शेयर्स आर इशूड। नाउ अंडरस्टैंड वन सर थिंग। वो 2.5 करोड़ वाला वापस बताओ ना। देखो, पहले मैंने 50 लाख डाले थे तो कंपनी की वैल्यू 50 लाख की थी। ठीक है, जैसे ही इसने 50 लाख डाले, इसको कितने शेयर मिले? 1 लाख रुपए में अगर 50 लाख के शेयर मिले, ठीक है, तो मेरे पास तो 5 लाख शेयर है। तो 5 लाख शेयर की वैल्यू क्या हो गई उस दिन? 50 रुपए के हिसाब से हो गई। तो मेरा 10 रुपए का शेयर उसी दिन 50 रुपए का हो गया। मेरा 50 लाख गॉट कन्वर्टेड इनटू 2.5 करोड़। ये 2.5 करोड़ से 25 करोड़ हुआ, ये 25 करोड़ से 250 करोड़ हो गया। तो मैं 250 करोड़ का मालिक बन चुका हूं 7 साल में। मैंने किया कि एक शॉप ढंग से चलाई। और वराड का देखो, वराड ने कितना इन्वेस्ट किया था? 50 लाख। ठीक है, ये 50 लाख कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़ हो गया। जैसे ही शर्वरी ने चेक दिया, ये 5 करोड़ हो गया। और जैसे ही तुम लोगों ने, बाकी के सब रिटेल इन्वेस्टर ने चेक दिया, वराड का 50 लाख गॉट कन्वर्टेड इनटू 50 करोड़। ठीक है, सेम वे शर्वरी का भी यही हुआ। ये 5 करोड़ के जो शेयर खरीदे थे वो 50 करोड़ के हो गए एज सुन एज यू गिव द चेक। समझ गए? ठीक है, तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी फिलहाल, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको जरा ग्रीन कर रहा हूं। एंड लिस्टिंग गेन, अभी तक मैं लिस्टिंग गेन को सिखाया नहीं है। मैंने ये बोला है कि जब भी एक्सपांशन या डेट क्लियरेंस रीजन है तो पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। जब भी एक्सपांशन या डेट क्लियरेंस रीजन है, पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। और कंपनी के पास अगर पैसा जा रहा है तो नए शेयर्स इशू होंगे। ये 1 लाख नया शेयर इशू हुआ, 1 लाख नया शेयर इशू हुआ, 1 लाख नया शेयर इशू हुआ। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. ठीक है सर। जब भी हम लोग एक्सपांशन या डेट क्लियरेंस का बात कर रहे हैं, पैसा किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास। कंपनी के पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग गेन? सपोज ये वाला एग्जांपल ही हम लोग, मैं वापस कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि ज्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है। यही चीज मैं नीचे लिख रहा हूं। नाउ वराड केम टू मी एंड टोल्ड मी कि आई वांट टू बाय शेयर्स ऑफ योर कंपनी। ठीक है, अब मैंने दिमाग लगाया कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में? 50 लाख। Yes, sir. यस सर। वराड मुझे कितना पैसा देने को रेडी है? 50 लाख। पर मैं वराड को ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक्सपांशन में यूज करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं मेरे शेयर तेरे को दे दूंगा। प्रमोटर बोल रहा है कि वो अपने शेयर देगा, वो नए शेयर इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 5 लाख तो इशू हो गए, वराड के पास 1 लाख भी चले गए, 50 लाख वराड ने दिए, पर ये 50 लाख किसके पास जाएंगे? जिसने शेयर बेचे। तो क्योंकि कंपनी ने ये शेयर नहीं बेचे तो ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। ये पैसा किसके पास जाएगा? Promoter. प्रमोटर के पास। Sir के पास जिसने बेचा है। प्रमोटर के पास क्या होगा? ये 4 लाख हो जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने वो 5 लाख को 4 लाख किया है। ये 1 लाख शेयर मैंने मेरे अकाउंट से उसको दिए। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या हो जाएगी? प्रमोटर की होती है 80%। वेरी गुड। और वराड की होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 20%। ठीक है, तो ये समझ लो कि अगर मैंने लिस्टिंग गेन, मतलब लिस्टिंग गेन में क्या हुआ है?
मैंने 5 लाख शेयर के बदले 50 लाख लिए थे, अब मैं क्या किया, 1 लाख शेयर के बदले 50 लाख मैंने मेरे ले लिए। कंपनी में अभी जो भी पैसा लगा है, मेरे 50 लाख जो मैंने बाहर से दिए थे कंपनी को, वो तो मैंने रिसीव करके अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, कंपनी के पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आए तो दूसरी दुकान नहीं खुलने वाली है, याद रखना। वराड को मेरी पहली दुकान में से 20% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। अब वराड का चॉइस है कि अगर नई दुकान नहीं खुल रही तो मैं उसको 50 लाख की वैल्यूएशन दूं या नहीं दूं। अज्यूम करो कि वो दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी शॉप नहीं खुलने वाली है। और यहाँ पर क्या हुआ है, प्रमोटर का शेयर का हो गया लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन का मतलब मैं लिस्ट करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को एक्सपांड भी नहीं करना था, मेरे को डेट क्लियर भी नहीं करना था, बट क्योंकि वराड मुझे 1 का 5 दे रहा था तो मैं सोचा ठीक है, मैं थोड़ा बहुत शेयर मेरे लिक्विडेट कर देता हूं। ठीक है, इसका बड़ा भाई है होलसेल इन्वेस्टर लीविंग द कंपनी। आई रीच द पॉइंट, बट आपने बोला था क्यों करेंगे ये पॉइंट। मैं एक्चुअली पहले क्या 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 एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए एग्जिट रूट है वो करके। हाँ, तो मैं उसको होलसेल इन्वेस्टर बोलता हूँ। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, तुमने बहुत सुना होगा एक मतलब फ्लिपकार्ट को 2 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से फंडिंग मिल गई, अमेजोन ने इतना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया। ओके, उसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे स्टार्टअप है, जैसे cashkaro.com है, उसको इतने करोड़ की फंडिंग मिली। ये फंडिंग कौन कर रहा है? ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर कर रहे हैं फंडिंग। ठीक है, प्राइवेट, इसको प्राइवेट इक्विटी बोलो, इसको वेंचर कैपिटल बोलो, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी कंपनीज में। ठीक है, बट जब उस कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है, या तो उनको लगता है कि अभी कंपनी की ग्रोथ रेट कम हो सकती है, क्योंकि पहले क्या होता है, जब कंपनी चालू होती है ना तो 100% पर मंथ के हिसाब से बढ़ती है, फिर अगले साल 100% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, फिर 50% पर ईयर हो या 70% पर ईयर होगा। ठीक है, 50% होगा, 40% होगा, 30% होगा। एक टाइम आएगा जब कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसका बेस बढ़ रहा है। पहले मैं 100 मतलब मैं पहले 1 लाख का सेल करना था तो मैं हर महीने 2 लाख करूंगा, 2 का 4 करूंगा, 4 का 8 करूंगा। बट जब मैं 50 लाख का सेल करूंगा तो मैं उसको एक ही महीने में 1 करोड़ नहीं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगा, फिर 1 साल में डबल होगा तो 1 करोड़ हुआ। फिर अगले साल में 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं कर पा रहा हूँ, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ ही कर पा रहा हूँ। उसके अगले साल 1.5 करोड़ का भी 50% ग्रोथ नहीं हो रही, 40% ग्रोथ ही हो रही, 30% ग्रोथ ही हो रही है। तो धीरे धीरे ना इसका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। तो जब ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो ये जो पीई इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल है, इनका काम ये नहीं है कि 20% वाली कंपनी को 100 साल तक संभालना है। इनका काम है 1000% वाली कंपनी को 5 साल के लिए संभालना है। तो जब भी एक टाइम आता है जब इसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है कंपनी की, तो तब ये पीई इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल होता है। होलसेल इन्वेस्टर बोलता हूं मैं इनको, इसको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बोल सकते हो या कोई भी और बोल सकते हो। तो ये लोग कंपनी छोड़, जैसे फॉर एग्जांपल इन अवर एग्जांपल आफ्टर 3-4 इयर्स वराड बोलता है कि मुझे मेरे 1 लाख शेयर लिक्विडेट करने हैं, पर मैं बोल रहा हूं मेरे पास तो 50 लाख है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आईपीओ लेकर आऊंगा और ये वराड के जो 1 लाख शेयर है ये मार्केट में दे दूंगा। अब मार्केट उसका 5 करोड़ दिया तो वराड के 5 करोड़ हो गए। उसमें मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी को भी कुछ नहीं मिलेगा, वराड को मिलेगा क्योंकि वराड ने शेयर बेचे। Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So this is wholesale investor leaving the company. Now a question for you people. अगर expansion reason नहीं है, debt clearance reason नहीं है, listing gain reason नहीं है, wholesale investor leaving the company reason नहीं है, तो why will company come up with IPO? ऑपरेशंस के लिए चाहिए हो, क्या? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वेरी गुड। और कुछ? एक्सपांशन हो गया ऊपर। सर कुछ मशीनरी परचेज करने का रहेगा तभी। तो एक्सपांशन का ही पार्ट है। मैंने बोला ना अभी बस परचेज करनी है वीआरएल लॉजिस्टिक को। So estimating the correct किसी ने बहुत सही बोला है। ठीक है, फॉर ब्रांडिंग पर्पस।
ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसे बिजनेसेस में होती है जिनमें ट्रस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ योर कंपनी इज ट्रस्टेड ऑन NSE और BSE, द ट्रस्ट लेवल विल गो अप, वेदर इट इज फ्रॉम कंज्यूमर लेवल और वेदर इट इज फ्रॉम एनी अदर लेवल. इसका एक एग्जांपल लिख लो और तुम लोग खुद आंसर देना. क्विकिल करके एक एंटीवायरस कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE. सुना तो होगा क्विकिल एंटीवायरस. Yes, sir. Yes, sir. सपोज तुम है ना क्विकिल का एंटीवायरस खरीदने गए, तुमको पता चला 500 रुपए का है, और उसका एक कॉम्पिटिटर था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर भी एक एंटीवायरस बेच रहा है, वो भी 500 रुपए का है. तो तुम एंटीवायरस किससे खरीदोगे, क्विकिल से कि वो प्राइवेट कंपनी से? Quickheal. नाउ Brand name matters. हाँ, नाउ ब्रांड नेम का अभी तक इंपॉर्टेंस आया नहीं, अभी आएगा. अगर क्विकिल बोलता है कि मैं 600 में दे रहा हूं पर वो 500 में दे रहा है, तभी भी क्विकली ही रहेंगे ना. अगर क्विकिल बोलता है मैं 700 में दे रहा हूं, तो थोड़ा डाइसी हो सकता है. कुछ लोग का डाइसी 700 पे चालू हुआ. सर अगर बजट है तो क्विकली ही लेंगे ना. हाँ बराबर है. तो ऐसा तो बजट 1000 रुपए का, चलो 1000 रुपए कर देते हैं क्विकिल. ले लेंगे. 1100 ले लेंगे, अगर ट्रस्ट है तो हम ले लेंगे. जितना एक्सटेंड कर Trust सकते है ना हैं सर. extend करके ले लेंगे. मतलब अगर क्विकिल बोलता है मैं 10,000 लूंगा और तुमको सेम सॉफ्टवेयर 500 में मिल रहा है, तो तुम क्विकिल लो. नहीं, इतना नहीं करेंगे. नहीं सर, sir. ये थोड़ा उतना भी ज्यादा नहीं हो गया. सर. नहीं, हाँ तो मैं वही बोल रहा था ना. तो अभी तुमने बोला मैं तो कितना ही पैसा दे दूंगा, तो बजट तो कुछ भी हो सकता है. तुम कुछ बजट लेके मार्केट में गए पर तुमको सस्ते में शर्ट मिल गया तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं मम्मी ने बोला 2000 का शर्ट लेने का, तो 1500 वाला शर्ट तो मैं लूंगा ही नहीं. ऐसा तो नहीं करोगे ना. तो सपोज क्विकिल, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, क्विकिल ने अगर 1200 रुपए लिए, 1500 रुपए लिए, तो एक टाइम आएगा जब तुम बोलोगे नहीं अभी मैं 500 वाला लूंगा. बट तुम सोचो 500 का 800 900 तक भी हुआ तो लोग देने को रेडी है, बिकॉज भरोसा है. और ये एक और भरोसा किधर लगता है, जैसे तुम डेट डिबेंचर इशू करने वाले हो, तो भी तुमको पब्लिक ट्रस्ट गेन करने के लिए एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी जब डिबेंचर लेके आती है तो उसका ट्रस्ट एनीवेज हायर लेवल का ही रहेगा. ठीक है. उसके बाद कोई कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, OD फैसिलिटीज चाहिए, तो लिस्टेड कंपनी को ये सब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है. ठीक है. ब्रांडिंग की वजह से लोग उन पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट हो जाता है. तो इसमें प्रमोटर क्या करता है, 10% स्टेक ही बेचता है, ज्यादा नहीं बेचता है, 5% 10% बेचता है, सिर्फ लिस्टिंग पर्पस के लिए कि भाई ब्रांडिंग ठीक हो जाए. ठीक है. इसके अलावा एक उन लोग बोलते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. अब कुछ चीजें होती है जो हर बार हम हर चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि 100 करोड़ का IPO एग्जैक्ट हिसाब टू हिसाब, मारवाड़ी तो है नहीं सब लोग. ठीक है, कि हर एक चीज का हिसाब रखें. तो ये लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल इन्होंने टर्मिनोलॉजी लगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्सन. इसमें ना कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, बट ये कंपनी के जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, उसी तरीके से कोई तो एक जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करके जो आज हमको नहीं पता है. बट ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 100 करोड़ का IPO लेके आओ और बोलो सब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. 100 करोड़ के IPO में 5 करोड़ 10 करोड़ तक तुम बोल सकते हो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. ठीक है. क्लियर अबाउट दिस? यस सर. Yes, sir. ठीक है. और लास्ट एक चीज है जिसपे तुम्हारी नजर नहीं जाएगी, जिसको बोलते हैं इश्यू एक्सपेंसेस. ठीक है. व्हाट इज इश्यू एक्सपेंसेस? सर जो हम लोग फीस भरते हैं अंडर राइटर्स को, वो सब हाँ. एक्सपेंस हुआ ना. हाँ, तो जो मैंने अभी बोला था ना 4 करोड़ रुपया, तो जो 100 करोड़ आ रहा है उसमें से 4 करोड़ रुपया तो सिर्फ अंडर राइटर ले रहा है या इन्वेस्टमेंट बैंकर ले रहा है, तो वो पैसा कंपनी वाले अपने घर से नहीं भरेंगे, वो इश्यू एक्सपेंसेस में डाल देंगे. अब ये ना बड़े IPO में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर मैंने जो बोला ना दूसरा SME IPO में कभी कभी क्या होता है, 10 करोड़ की लिस्टिंग, मतलब 10 करोड़ का ही फंडिंग हो रही है, उसमें से 1 करोड़ रुपया अंडर राइटर ले रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10% तो अंडर राइटर ही ले रहा है. बट अगर वो नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को थोड़ी आता है ये सब करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, देना, CA को रखना, लॉयर को रखना, ये सब तो वो नॉर्मल कंपनी वाले नहीं कर सकते. ठीक है. तो इश्यू एक्सपेंसेस. ओके. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज. एक्सपांशन, ऑब्जेक्टिव IPO, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं बोल्ड भी कर रहा हूं, अंडरलाइन भी कर रहा हूं और इसको थोड़ा बड़ा भी कर रहा हूं.
ठीक है, तो उसमें रीजन है एक्सपांशन, डेट क्लियरेंस, लिस्टिंग गेन, होलसेल इन्वेस्टर्स लीविंग द कंपनी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ब्रांडिंग पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इशू एक्सपेंसेस। इसमें से कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई? सर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक बार समझाऊंगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब कंपनी को नहीं पता है कि वो क्या करने वाले वो पैसे से, बट एक सिमिलर काम पता है, एक जनरल काम पता है कि ये जनरल एक्सपेंसेस हम लोग देते हैं, ठीक है, हर साल दिवाली का बोनस देते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं। अब मैं जनवरी महीने में तो डिसाइड नहीं करता हूँ ना कि मैं दिवाली में नवंबर महीने में कितना बोनस दूंगा, पर मुझे अप्रोक्स पता है कि 5,000 करोड़ का मैं बोनस देता हूँ हर साल, या 1,000 करोड़ का बोनस देता हूँ। तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इन लोग कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो, पर अगेन आई एम सेइंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कैन नॉट बी 100%, इट कैन बी 5 to 10% ऑफ द आईपीओ के 90% तो हम एक्सपेंशन में यूज करेंगे, और 10% हमको अभी नहीं पता है, पर हम लोग डे टू डे एक्टिविटी हो गई एक्सपेंशन में। हम लोग अभी जब हम तुमको आईपीओ लेने आए तब सपोज 90 करोड़ की मशीन थी, पर जब तक आईपीओ का पैसा आया वो मशीन की वैल्यू 95 करोड़ हो गई। होता है? Yes, sir. खरीदने गया, Yes, 90 sir. करोड़ का एक बिल्डिंग खरीदने गया, वो 92 करोड़ का हो गया, तो 2 करोड़ जो है ना वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में से यूज होगा। सो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको अभी नहीं पता है जब हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब ये एक तरह का रिजर्व टाइप है क्या? हाँ, रिजर्व्स पकड़ लो ये। सो ये एवरी आईपीओ में रखते ही है ये? नहीं, कभी कभी सिर्फ लिस्टिंग गेन होगा, मतलब उधर प्रमोटर सिर्फ अपना स्टेक सेल करके भाग रहा है, प्रमोटर हो गया। लिस्टिंग गेन में प्रमोटर होता है, और होलसेल इन्वेस्टर्स लिविंग द कंपनी में अदर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मैंने बोला ना, पी इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, जिन्होंने कंपनी शुरू हुई थी तब इन्वेस्ट किया था, ठीक है। बट क्योंकि अभी कंपनी खाली 30% से ग्रो होने वाली है, आने वाले टाइम में 30% से ग्रो होने वाली है, तो उनको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, उनको और एक कंपनी मिली जिसमें 1000% की ग्रोथ रेट की अपॉर्चुनिटी है, तो वो यहां से पैसा निकाल के उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इट डजंट मीन दैट द कंपनी इज गुड और बैड, इट ओनली मीन्स कि वो होलसेल इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, कि जब वो 1000% या 100% पर मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 1200% पर मंथ से कर रही थी ग्रो, तब हम इंटरेस्टेड थे, बट 30% पर ईयर से कर रही, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। क्लियर? यस सर। सर बोलो, कोई तो सर बोला और कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स डिड वी कवर टुडे? वी अंडरस्टूड कि कोई भी नॉर्मल कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों बननी चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं लाइफ के, ठीक है। एचआर प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि अभी पैसा है बड़े ज्यादा सैलरी के लोगों को लेने के लिए, ठीक है। फिर और एक चीज है, जैसे तुम बड़े बनते हो तुमको compete करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए फर्स्ट मोवर एडवांटेज बोलते हैं लोग। फिर हम लोग ने समझा व्हाट इज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, इसमें अनलिस्टेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिस्टेड इज इंपॉर्टेंट, तो लिस्टेड पे मेरा फोकस था। लिस्टिंग करने के लिए कहां पर तुम लिस्ट करते हो? तो स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज एनएससी एंड बीएससी, और भी ऑल इंडिया में बहुत स्टॉक एक्सचेंज थी, पर धीरे धीरे सब बंद हो गए। एनएससी में आज भी 90% ट्रेडिंग एनएससी पे होती है, बीएससी का फ्यूचर उतना ब्राइट है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी कंपनीज बीएससी में ट्रेडिंग इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ कंपनी सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, क्योंकि बीएससी इंडिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, ठीक है। उसके बाद वी अंडरस्टूड हुआ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द आईपीओ, ऑलराइट, एंड व्हाट इज देयर वर्क, वी अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन आईपीओ। एम आई क्लियर? यस सर। सर Objective of IPO सर Yes, sir.